हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है टीजीटी भी अब शायद लगातार आ ही गई है। टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल जो जिसके लिए अप्लाई कर रहा है तो वही उसके लिए पूरी तैयारी भी जोरदार करनी ही है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं तैयारी करवा रही हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, पीजीटी एनसीईआरटी बेस्ड 11-12 का सिलेबस लेकर चल रही हूँ, जो कि हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी। हिंदी साहित्य का इतिहास लोग जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड से हैं, तो मोस्टली उनकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी जो इस टीचिंग लाइन में जो सभी टीजीटी, पीजीटी, केपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी अधिकांश हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा ही होगा। इसी क्लासेस में थोड़ा बाद में लूँगी, लेकिन पहले मैंने सोचा एनसीईआरटी बेस्ड जो कि मोस्ट है हमारे लिए और उसी में से हमारा सिलेबस आएगा भी, तो पहले हमने उस पर फोकस किया। तो हम सबसे पहले आज की जो मेरी क्लास है, लगभग मेरी 4 से 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज मैं पीजीटी का लेक्चर आपको करूँगी। देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है उसमें जो कि लोगों की मानसिकता और जाति धर्म को बदलने पर मजबूर कर देता है। वो किसके द्वारा, किस तरीके से, वो जानेंगे हम। इसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं अपनी आगे क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 11th क्लास का जो अगला चैप्टर है वो है गलता लोहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको गलता लोहा। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, इसकी जो रचना की है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके शेखर जोशी। तो शेखर जोशी का जन्म 1932 औलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। आप ये सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जन्म मृत्यु सबको याद रहते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि जन्म मृत्यु के साथ प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। हम दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्लास में देखेंगे गलता लोहा का क्या मतलब है, कहानी क्यों लेखक ने लिखी है, और उनकी इन पॉइंट्स से हमें प्रश्न कैसे कैसे बनने को मिल सकते हैं या बना सकते हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जान लिया कि उनका जन्म 1932 औलिया गाँव में हुआ। प्रश्न बन सकता है ऐसे, अल्मोड़ा उत्तराखंड औलिया गांव में किस लेखक का जन्म हुआ। तो ऑप्शन में होंगे 4। हम वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूज़न क्रिएट होती रहेगी। तो यहाँ प्रश्न को घुमा फिराकर हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सोचना है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे ऐसे ही नहीं लिखे फ्रेंड्स, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगी कि आपको इसमें से 1 या 2 जो प्रश्न हैं अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर 1932 में औलिया गांव में किसका जन्म हुआ, तो शेखर जोशी का। प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। मैंने ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर लिखे कि आजकल इस तरह प्रश्नों का आना बहुत ट्रेंड है, क्योंकि मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, आप सबने भी दिया होगा। उसमें क्या डीपली जाकर पूछते हैं। अब जैसे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हम सबको पता है, लेकिन अब ये पूछ देगा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस शहर में हुई। अगर हमें शहर क्लियर है, पता, तो हम बता देंगे। तो हमें इन चीज़ों पर पॉइंट करना है, ध्यान देना है कि कहाँ हुई, अजमेर और देहरादून में। इनकी कहानियाँ नई कहानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जी हाँ, प्रश्न बन जाएगा कि किस लेखक की कहानियाँ नई कहानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपको अगर पता होगा तो आप आंसर कर देंगे, और नहीं पता होगा, अगर आज आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपने अगर ये प्रश्न पढ़ा है और ये प्रश्न आया तो आपका 100% गलत नहीं होगा। यानी कि नई कहानियों का आप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कहानीकारों में नई कहानियों का प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, 4 ऑप्शन हो। यदि आपको क्लियर होगा कि शेखर जोशी ने किया तो आप उसको टिक कर देंगे। फिल्म सोसाइटी ने, यहाँ अगला पॉइंट देखेंगे, शेखर जोशी का प्रसिद्ध कहानी। शेखर जोशी की जो प्रसिद्ध कहानी सभी जानते हैं, दाज्यू है। ठीक है, दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रंस सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी ने फिल्म का निर्माण किया। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर किस सोसाइटी ने फिल्म का निर्माण किया। तो यहाँ पर 2 सोसाइटियाँ हैं। ठीक है, आपकी चिल्ड्रंस सोसाइटी, दूसरी आपकी फिल्म सोसाइटी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। फिर है अगला पॉइंट कि धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता सन 1955 में इनको क्या मिला, पुरस्कार मिला। किसमें, धर्मयुग कहानी की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें लेखक को 1955 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर शब्द की याद, इन्होंने एक शब्द चित्र लिखा, जिसमें लिखा उन्होंने शब्द की याद। शब्द चित्र उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान द्वारा इनको क्या दिया गया था, 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से इनको नवाजा गया।
यानी कि शब्द की याद शब्द चित्र है किसका, शेखर जोशी का, जो कि उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी कब 1987 में इनको दिया था। 1995 में साहित्य भूषण, बेहद ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब पढ़ते तो हमें लगता है कि हमें याद हो जाएगा, हमें याद है, लेकिन जब ऑप्शन होते हैं, पेपर एक साथ आता है तो हम चीज़ों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी ये आपसे विनती है, वीडियो को आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है इसमें से कोई एक दो प्रश्न आपकी ज़िंदगी बदल दें। तो यहाँ पर 1995 में साहित्य भूषण, 1997 में पहल सम्मान इनको क्या मिला था। नई कहानी आंदोलन के अकेले कहानीकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि नई कहानी आंदोलन के एक ये ऐसे अकेले कहानीकार हैं जिन्होंने कोई उपन्यास संभवतः नहीं लिखा। जी हाँ फ्रेंड्स, शेखर जोशी एक ऐसे कहानीकार हैं, प्रथम संभवतः इन्होंने कोई उपन्यासकार नहीं लिखा। प्रश्न कैसे बन जाएगा आप समझ रहे होंगे। तो प्रश्न ऐसे हो जाएगा, नई कहानी से संबंधित ऐसे कौन से लेखक है, ऐसा कौन सा कवि, ऐसा कौन साहित्यकार है जिसने कोई भी उपन्यास नहीं लिखा। तो कौन है, शेखर जोशी। अब यहाँ पर उनकी कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहानियाँ हैं, ठीक है, नई कहानी आंदोलन कहानीकार जो कि उपन्यास इन्होंने नहीं लिखा है। कहानियों में कोसी का घटबार नेट JRF में लगी हुई है, ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इसका रचना काल है 1958 में, ठीक है, 1958 कोसी का घटबार। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसमें लक्ष्मा और गोसाई की प्रेम कथा का वर्णन है। लक्ष्मा कैसे, वो लक्ष्मा की जो शादी हो जाती तो गोसाई किस तरह से चीज़ों को बताता है, समझाता। तो काफ़ी अच्छी और मार्मिक कहानी है लक्ष्मा और गोसाई की, कोसी का घटबार। वहीं पर साथ के लोग आपकी इसका रचना काल का जो समय वो है 1978 में। दाजियो हलवाहा का है 1981 में। नौरंगी बीमार है 1990 में और मेरा पहाड़ 1979 में। शब्द चित्र इनका एक पहाड़ की याद है, यानी कि एक पहाड़ की याद इनका क्या है, शब्द चित्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेखर जोशी का जैसे हमने देख लिया जन्म 1932 और इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 में हुई है, अधिक समय नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे ये प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है, ऐसा कौन सा लेखक है जिनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 में हुई है। तो आपको पता होगा तो आप सही कर दें, किसकी, शेखर जोशी की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िए, सब्र के साथ पढ़िए, निश्चित आपको इसमें से 1 या 2 प्रश्न मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने गलता लोहा लिखा है तो यहाँ पर ये इनकी कहानी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे गलता लोहा के विषय में कि लेखक ने गलता लोहा कहानी क्यों लिखी, क्या देखा, इस पर हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम के लिए, हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्लास के साथ बने रहिए, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से गलता लोहा कहानी को संक्षेप में आपको बता देती हूँ। तो गलता लोहा कहानी लेखक ने जो लिखी वो यथार्थ बात पर आधारित है। होता क्या है कि एक पुरोहित जी होते हैं जिनका नाम बंसीधर होता है। जी हाँ, बंसीधर हमारे एक नमक के दरोगा में भी हैं फ्रेंड्स, जो कि आपने कहानी पढ़ी होगी नमक का दरोगा। तो वहाँ पर भी बंसीधर हैं, है ना, जो कि दरोगा साहब होते हैं। तो यहाँ पर बंसीधर जो हैं वो हैं मोहन के पिताजी। मोहन एक बच्चा है, पढ़ाई में काफ़ी होशियार होता है बचपन में। उसका एक मित्र होता है धनी राम, जो कि उससे कास्ट में यानी कि जाति में क्या होता है, नीची जात का होता है और ये पंडित जात का होता है। तो आपस में वहाँ जाति का मतभेद रहता है। उनके वहाँ पर एक टीचर भी होते हैं मास्टर त्रिलोकीनाथ जी, जो कि मोहन पर अपार कृपा बनाए रखते हैं क्योंकि मोहन होशियार होता है। और जब भी धनी राम कोई प्रश्न का उत्तर गलत देता तो मोहन के द्वारा उसको पिटवाते थे धनी राम को। धनी राम ये सोचकर मार खाता था कि ये उसका अधिकार है मोहन का, जो मुझे मारता है। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी कि ये पंडित जा सकती है, ये मुझे मार सकता है, ये इसका अधिकार है। समय गुजरता चला जाता है, धीरे धीरे मोहन भी बड़ा होता है, धनी राम भी बड़ा होता है। मोहन के पिताजी सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार है तो ये इसे कुछ अच्छी शिक्षा दूँ और ये पढ़ लेकर कुछ अच्छा बन जाए। तो होता क्या है, उसके पिताजी किसी रमेश नाम के एक युवक होते हैं, उनको शहर में उसके पास पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो वहाँ मोहन का क्या करता है, मिसयूज़ करता है, यानी कि मोहन को किसी अच्छे स्कूल में ना पढ़ाकर एक ऐसे स्कूल में पढ़ाता है जहाँ पर मोहन की कोई भी शिक्षा अच्छी तरह नहीं हो पाती। धीरे धीरे मोहन इन चीज़ों को समझने लगता है
और एक बार अफसर मिलते ही वो वहाँ से चुपचाप निकल आता है, अपने घर वापस आ जाता है और अपने मित्र धनीराम के पास जाकर मिलता है। तो धनीराम जो है वो वहाँ पर लोहे का काम करता है, जिसको आप लोहार भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जब वो कुछ देर धनीराम से बैठता, अपने स्कूल की बचपन की यादों को ताज़ा करता, दोनों हंसी मजाक करते हैं। तो वहाँ पर जब वो देखता है कि किस तरह धनीराम लोहे को गलाकर चीज़ों को आकार दे रहा है, तो वो चीज़ देखकर मोहन का एकदम से क्या होता है, जो मानसिकता होती है परिवर्तित होती है। फिर वो वहाँ पर उसकी मानसिकता जो परिवर्तित होती है कार काज को लेकर, काम काज को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो वो धनीराम को जब वो कोई सामान जो बनाता उसको आकार दे रहा होता है, मोहन उसके हाथ से तुरंत वो लेकर वो उसको आकार देने लगता है। धनीराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धनीराम ये सोचता है ये पंडित होकर लोहार का काम कैसे कर रहा है, पर यहाँ मोहन की जो मानसिकता थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी। जात धर्म सब कुछ भूल चुका था, सबको दूर करना चाहता था। तो यहाँ पर किस तरह से अभावों में जीवन जीने के बाद मानसिकता बदलती है मोहन की, दिखाया गया है इस कहानी में। तो काफ़ी अच्छी और मार्मिक कहानी है और इसको कहूँ यथार्थ और सत्यता पर आधारित कहानी है। आप इस कहानी को पूरी तरह अच्छे से रीड कर लीजिए। एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ बुक्स ले लीजिए, NCERT 11, 12, TGT, PGT जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम एक कहानी आप या एक रचना डेली पढ़िए जो कि NCERT में लगी हुई है फ्रेंड्स, तो बेहद ज़रूरी है। मैं संक्षेप में आपको बता दी, इसकी स्टोरी ये है। गलता लोहा, जो गलता लोहा कहानी नाम दिया गया है वो यही दिया गया कि गलता लोहा किसका नष्ट होने का प्रतीक है, तो किसका कुलीनता का अभिमान नष्ट होने का प्रतीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, जैसे कि देख ही रहे हैं आप, तो अभी क्लासेस पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग ज़रूर अच्छे से एक बार देख लीजिए और पूरी क्लास देखने के साथ मुझे अपने कमेंट्स में बताइए क्लास कैसी लगी आपको। अभी हम इस पर छोटे से कुछ जो आपके MCQs हैं, पेपर बेस्ड क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास बता दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।